हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज का टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीन क्या है। तो जैसा आपको पता ही है बच्चों कि जीन वो हेरिडिटरी यूनिट है, यानी ये डीएनए का वो सेगमेंट है जिसके अंदर जेनेटिक कोड इनकोडेड है। कह सकते हैं ये एलिमेंट्री यूनिट है इनहेरिटेंस की, यानी वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन पास की जाती है वो इन्हीं जीन्स के द्वारा पास की जाती है। जीन की अगर हम बात करें तो इनका काम क्या है, जैसा हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यानी कि सबसे पहले जीन्स ट्रांसक्राइब होते हैं एमआरएनए में और उसके बाद ये एमआरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन या जीन एक्शन को हम देख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस सेल में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकते हैं और फंक्शनल प्रोटीन भी हो सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो ये सेल और उसके कंपोनेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं, जबकि अगर ये फंक्शनल प्रोटीन है जैसे कि एंजाइम्स तो ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेसेस में यूटिलाइज होते हैं। लेकिन आपको पता है कि हर समय हर तरह के एंजाइम्स या प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। कह सकते हैं कि जिन प्रोटीन्स या एंजाइम की ज़रूरत एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है वो एडल्ट स्टेज में नहीं होती है। तो क्या हर समय एक जैसी प्रोटीन का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सेल के पास कोई ना कोई मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये जीन के एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट कर सकती है। इसका मतलब कब किसका एक्सप्रेशन होना है और कब नहीं होना है ये कंट्रोल किया जाता है सेल के द्वारा। तो जीन की एक्शन का जो या एक्सप्रेशन का जो कंट्रोल है, इनका रेगुलेशन है, ये दो तरीके से होता है। एक तो हम कह सकते हैं अनरेगुलेटेड, जैसा कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस करते रहते हैं, जैसे कि वो एंजाइम्स जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं। जबकि दूसरा जो कि रेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम है, इसी पे हमको फोकस करना है, यानी एंजाइम प्रोडक्शन का रेगुलेशन कैसे हो रहा है इसी पे हमें फोकस करना है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें तो दोनों में ही एंजाइम्स का रेगुलेशन हो रहा है, लेकिन यूकैरियोटिक में ये प्रोसेस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट स्टेजेस पे हो रहा है, जैसा कि ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हो रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो रहा है, ट्रांसलेशनल लेवल पे हो रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कई सारे चेक पॉइंट्स हैं जहाँ से जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये यूकैरियोटिक की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सिंपलर है और यहीं पर हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लैक ओपेरॉन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एंजाइम्स का जो रेगुलेशन है इसको हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो यूकैरियोट हो और चाहे प्रोकैरियोट हो। जैसा कि हम कह सकते हैं एक तो एंजाइमेटिक कंट्रोल और दूसरा जेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन्स। एंजाइमेटिक कंट्रोल ऑफ जीन्स में इसका मतलब यहाँ पर एंजाइम्स की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है जीन के रेगुलेशन में। इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 तरीके से: इंड्यूसिबल एंजाइम्स, रिप्रेसिबल एंजाइम्स एंड फीडबैक इनहिबिशन। इंड्यूसिबल एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो इनका प्रोडक्शन तभी पॉसिबल होता है जब इनसे रिलेटेड सबस्ट्रेट सिस्टम में मौजूद होता है, और अगर सबस्ट्रेट को सिस्टम से निकाल दिया जाए तो इनका प्रोडक्शन तुरंत ही स्टॉप हो जाता है। जबकि रिप्रेसिबल एंजाइम्स में एंजाइम्स का बनना तब बंद होता है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के द्वारा जो एंड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब इनका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है इसका मतलब अब उस एंड प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है और यही एंड प्रोडक्ट को रिप्रेसर की तरह वर्क करता है और जीन से एंजाइम बनाने से रोकता है। जबकि अगर हम फीडबैक इनहिबिशन की बात करें तो यहाँ पर भी एंजाइम का बनना तब बंद होता है जब एंड प्रोडक्ट बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एंड प्रोडक्ट को रिप्रेसर की तरह वर्क ना करके बल्कि कॉम्पिटिटर की तरह वर्क करना शुरू करते हैं और
तो सबस्ट्रेट का कॉम्पिटिटर की तरह ये सामने आते हैं और एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं, जिससे कि ये पूरी साइकिल को रोक देते हैं और फिर डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे ओपेरॉन मॉडल। और आपको पता ही है बच्चों, ओपेरॉन मॉडल सबसे पहले जेकब और मोलेट ने दिया था। तो अगर हम बात करें कि ओपेरॉन है क्या, तो ओपेरॉन मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको देखने को मिलता है। ओपेरॉन हम कह सकते हैं कि ये क्लस्टर ऑफ जीन्स है जिनका सेम फिनोटिपिक ट्रेट है, यानी ये लगभग एक चीज के लिए ही कोड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पॉलीसिस्टोनिक डीएनए प्रेजेंट है। तो एक ओपेरॉन में प्रेजेंट होता है प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। इसके अलावा एक चीज और प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटर। ये रेगुलेटर वैसे तो इंडिपेंडेंट है ओपेरॉन से, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ट्रांसक्रिप्शन के होने या ना होने में। कह सकते हैं कि प्रमोटर लोकस जो है ये इस रेगुलेटर से पॉजिटिवली कंट्रोल होता है, जबकि ऑपरेटर लोकस निगेटिवली कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर रेगुलेटर जीन डिसाइड करता है कि ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम में होना है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ओपेरॉन एक स्विच की तरह है जो ऑन और ऑफ किया जा सकता है इस रेगुलेटर जीन की वजह से। तो ये रेगुलेटर बेसिकली करता क्या है, ये एक प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन रिप्रेसर हो सकता है या फिर एक्टिवेटर हो सकता है। अब अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन है तो जैसा इसका नाम बता रहा है रिप्रेस करना, इसका मतलब इसका काम है ट्रांसक्रिप्शन को रोकना, यानी ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए। जबकि एक्टिवेटर जैसा कि नाम ही बता रहा है, तो एक्टिवेटर का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करना। तो अगर हम रिप्रेसर प्रोटीन की बात कर रहे हैं जिसका काम है ट्रांसक्रिप्शन को रोकना, तो ये अगर प्रमोटर ऑपरेटर से बाइंड होता है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसी को हम निगेटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि एक्टिवेटर प्रोटीन अगर ऑपरेटर और प्रमोटर से बाइंड होता है तो ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। इसको हम लोग पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हम कंसंट्रेट करते हैं रिप्रेसर प्रोटीन पे। ये रिप्रेसर प्रोटीन भी दो तरीके से हो सकती हैं, एक्टिव रिप्रेसर और इनएक्टिव रिप्रेसर। एक्टिव रिप्रेसर अगेन जैसा नाम बता रहा है ये एक्टिव है, तो जब ये ऑपरेटर से बाइंड करेगी ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा और इसी को हम इंड्यूसिबल नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। आपको पता है रिप्रेसर पूरा नेगेटिव कंट्रोल है, अगर ये एक्टिव है तो इसको हम लोग इंड्यूसिबल कहते हैं, और अगर ये इनएक्टिव रिप्रेसर है तो इसको हम लोग रिप्रेसिबल नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। तो रिप्रेसर प्रोटीन में भी दो तरीके का कंट्रोल हो गया, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसर। ये एक्टिव और इनएक्टिव रिप्रेसर इंटरचेंजेबल है। एक्टिव से इनएक्टिव बनने के लिए इन्हें इफेक्टर की मदद लगेगी, जबकि इनएक्टिव से एक्टिव बनने के लिए इन्हें को रिप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। तो इंड्यूसिबल नेगेटिव कंट्रोल का अच्छा एग्जाम्पल है लैकोपेरॉन, जबकि रिप्रेसिबल नेगेटिव कंट्रोल का अच्छा एग्जाम्पल है हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं एक्टिवेटर प्रोटीन की। तो एक्टिवेटर प्रोटीन इसका तो पॉजिटिव कंट्रोल है। इस पॉजिटिव कंट्रोल को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इंड्यूसिबल पॉजिटिव कंट्रोल एंड रिप्रेसिबल पॉजिटिव कंट्रोल। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि इंड्यूसिबल तब होगा जब ये एक्टिवेटर इनएक्टिव होगा, रिप्रेसर के बिल्कुल उलट, और जब एक्टिव एक्टिवेटर होगा तब हम इसे रिप्रेसिबल पॉजिटिव कंट्रोल कहेंगे। तो जैसा आपको नाम ही बता रहा है इनएक्टिव एक्टिवेटर है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवेटर तो जब एक्टिव होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा, और एक्टिव एक्टिवेटर है तो ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है। यहाँ पर भी ये इनएक्टिव और एक्टिव में इंटरचेंजेबल है। तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल को अच्छे से समझ गए हैं तो आपके लिए लैकोपेरॉन को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट जीन एक्सप्रेशन एंड इट्स रेगुलेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लैकोपेरॉन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।